हेलो टू माय स्टूडियोज फैमिली। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। क्या है बायोलॉजी और कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। ये एक ऐसी स्टडी है जो हमें लिंक करती है एक दूसरे से। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल, लेकिन काफ़ी हद तक अलग भी हैं। जैसे कि सब जो लिविंग बीइंग है वो सेल से बने हुए हैं, लेकिन सबके सेल डिफरेंशिएट है। जेनेटिक मटेरियल काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन पूरी तरह से सेम नहीं है। यानी जैसे आम में वैरायटी होती है, तो वैरायटी किस वजह से होती है? क्योंकि उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आए उनके सेल्स में, उनके जेनेटिक मटेरियल में। अब बात करते हैं कि जो लिविंग बीइंग है वो वेराई करते हैं फॉर्म से, स्ट्रक्चर, उनकी मोड ऑफ लाइफ क्या है, लेकिन सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। वो क्या होता है? वो हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारे सेल्स। अब जो स्टडी है एनिमल्स की उसको कहा जाता है जूलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स उनको कहा जाता है बॉटनी। और ये दोनों कैटेगराइज होते हैं बायोलॉजी के अंदर। यानी हमारे एनिमल्स और प्लांट्स सब मिलकर बनाते हैं बायोलॉजी। जैसे कि हमारे अरस्तु अंकल को ही देखिए, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने क्लासिफिकेशन की है हमारे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन से। उन्होंने हमको क्लासिफाई किया कि क्या मोनेरा है, क्या बैक्टीरिया है, क्या फंजाई है, क्या एनिमल है, क्या प्लांट है। उन सब के कैरेक्टर्स, उनके बिहेवियर के बेसिस पे जैसे हम बच्चों को कर देते हैं, ये गंदा बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है, ये इंटेलिजेंट बच्चा है, ये मोरॉन बच्चा है। जैसे हम क्लासिफाई करते रहते हैं वैसे ही हमारे अरस्तु अंकल ने भी कर दिया। इन्हें फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलम। हिस्टोरिया एनिमलम में इन्होंने करीबन 500 एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम थियोपेरेटस। अब ये कौन है? ये है फादर ऑफ बॉटनी, जिन्होंने प्लांट्स पर रिसर्च की। इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटम में करीबन 500 प्लांट्स की एज और साइज के बारे में बात करी है। इन्होंने कैरेक्टराइज किया उनकी ग्रोथ को, उनकी रिप्रोडक्शन को, उनके मेटाबॉलिज्म को, उनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, वो कितने कॉन्शियस हैं, रेस्पिरेशन क्या है उनका, एक्सक्रेशन क्या है। इन सब के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, लिविंग बींग को कैरेक्टराइज किया। प्रोटोप्लाज्म जो है वो हर एक लिविंग बींग में पाया जाता है, जो क्या काम करता है, जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हेल्प करता है। जो डाइवर्सिटी है या नंबर और टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारी अर्थ पर, उन सबको मिला के बायोडाइवर्सिटी बनती है। अब बात करते हैं हमारा लिविंग वर्ल्ड क्या है। जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, एक तो लिविंग से और एक नॉन लिविंग से। दोनों ही चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो थिंग है ये कैसे पता चलती है, उनकी ग्रोथ, डेवलप, कैसे वो रिएक्ट करती है, क्या कैरेक्ट फीचर्स हैं उनके अंदर, वो इन सब चीज़ों से हम बताते हैं कि वो लिविंग थिंग है या नहीं है। अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी थी प्रोटोप्लाज्म। ये एक फिजिकल बेसिस है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसको, ये कॉमन चीज़ है जिसको हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर करता है, जिससे हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो पाती है। जो दूसरा है वो है सेल स्ट्रक्चर। अब जैसे कि हम कॉमन ही हैं, सेल से ही बनी है हर चीज़, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, सेल्स तो होते हैं। तो जो सेल्स है वो एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। और जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर जिसका जो एक सेल से बना होता है उसे यूनिसेलुलर कहा जाता है, और जो एक से ज़्यादा सेल से बना होता है उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। अब न्यूट्रिशन भी ज़रूरी होता है भाई सेल्स को। हाँ, कोई नॉन लिविंग है तो अलग बात है, वैसे लिविंग को तो सबसे पहले न्यूट्रिशन चाहिए, फ्यूल तो चाहिए उनको चलने के लिए। तो जो हर एक ऑर्गेनिज्म है उन्हें फूड की ज़रूरत तो पड़ती है, और फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम भी जूस वूस पी के लग जाते हैं भाग दौड़ करने में, तो वो क्या करते हैं, वो हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है वो हमें न्यूट्रिशन और डाइजेशन से प्राप्त होती है। और जो ऑटोट्रोप्स हैं वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, भाई हमारी मम्मियों की तरह होते हैं कि खाना खुद ही बना लिया। अब अगला जो है वो है एक्सक्रिएट। अब नॉर्मली सी बात है, जो खाया है, जो नहीं पचा उसको निकालना भी पड़ेगा, और ये हर कोई करता है, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर, हर कोई एक्सक्रिएट करता है। सब अपनी क्लीनिंग करते हैं, हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि वो अपनी क्लीनिंग खुद ही कर लेती है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ पे फिजिकल लगता है कि जो रेस्पिरेशन है वो फिजिकली है, कि हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। लेकिन हम सांस लेने और छोड़ने में हमारे अंदर काफ़ी सारी क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो हमारे सेल्स के अंदर होती है। अब बात करते हैं हम मेटाबॉलिज्म की।
मेटाबॉलिज्म हमारे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का सम होता है। जब हम डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं तो कैटाबॉलिज्म होता है, यानी जब एनर्जी रिलीज होती है तो कैटाबॉलिज्म होता है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो एनाबॉलिज्म होता है। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, जो है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? हर कोई ग्रो होता है, लिविंग थिंग ग्रो करती है, मास इंक्रीज होता है उसका, और क्या होता है, उनके सेल्स इंक्रीज होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो मल्टीपल सेल्स के बने हुए होते हैं, वहाँ पे सेल डिवीजन से होता है। जैसे कि जब एक हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में काफ़ी ऐसे सेल डिवीजन होती है, जिससे ग्रोथ होती है, दो दो के चार बन जाते हैं, चार के छः, छः के आठ, ऐसे मल्टीपल सेल डिवीजन होती रहती है। और अगर ये डिवीजन एक्सेस में होने लगे, अनकंट्रोलेबल हो जाए, तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। ये जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली प्लांट में भी होती है उसके पूरे लाइफ टाइम में, और एनिमल्स में भी होती है, लेकिन एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक होती है काफ़ी सारी ग्रोथ। जो ग्रोथ होती है और जो रिप्लेसमेंट होती है लोस्ट सेल की, वो लाइफ टाइम चलती रहती है। करीबन हमारी बॉडी में टाइम पीरियड होता है कि 2 से 6 महीने में हमारी स्किन सेल्स चेंज हो जाते हैं। ऐसे करके हमारे जो हमारे डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि एक सीज़न में हमारी जो स्किन होती है वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है और नीचे न्यू स्किन आ जाती है। तो वो एक प्रोसेस है जिससे क्या है, हमारी बॉडी चलती है। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता है जब हम अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मूवमेंट मूवमेंट क्या करती है? मूवमेंट हमें चलने फिरने में मदद करती है, जब हम मूव करते हैं हमारी मूवमेंट, और कुछ स्पेशल ऑर्गेन की मदद से हम मूव कर पाते हैं। और जहाँ प्लांट भी करते हैं अपनी ग्रोथ, लाइक प्लांट उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं जिस डायरेक्शन में उन्हें सनलाइट मिलती है। आपने कभी भी देखा होगा कि काफ़ी सारे प्लांट्स बैंड हुए होते हैं, वो बैंड इसी वजह से होते हैं क्योंकि सनलाइट उन्हें उसी तरफ से मिलती है, तो वो उसी तरफ झुकाव देते हैं अपना। अब 10th पॉइंट जो है वो है सेंसिटिविटी और अडेप्टेबिलिटी। जो लिविंग बीइंग होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टच एंड स्टिमुलाई से, पता है ना, सबको टिकल होती है, और सेंस कर पाते हैं वो अपने सराउंडिंग को। नाउ अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। जैसे कि हमने बताया था कि हमारी लिविंग नॉन लिविंग दोनों मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाती है। ये एक बायोलॉजिकल वैरायटी देती है हमें, जो कि अर्थ पर प्रेजेंट है। हम इसको जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम लेवल, इन सबसे मेजर कर सकते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है वो वॉल्टर जी रोजन ने 1985 में ढूंढी थी। ये टर्म वो लेके आए थे। बायोडाइवर्सिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है स्टेब्लिश करने में हमारे नेचर के बैलेंस को। बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को होल्ड करके रखती है। वो हमें नरिशमेंट भी देती है, हाउसिंग भी देती है, फ्यूल भी देती है, और बहुत सारी रिसोर्सेज है जो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए पूरा करती है। काफ़ी सारे रीजन हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, जिसे मेगा डाइवर्सियो रीजन कहा जाता है, जो एग्जिबिट करता है सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मैक्सिको, एट्सेट्रा। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। क्या है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन में आप देखिए, ये 7 टाइप की क्लासिफिकेशन है: एनिमल, कोर्डेट, मैमल, प्रीमेट, होमडेट, होमोसैपियन। हम किस में आते हैं? हम एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। एनिमल की कैटेगरी के बाद हम उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ बैकबोन होती है। एक होते हैं नॉन कोर्डेट्स और एक होते हैं कोर्डेट्स, सॉरी, एक होते हैं कोर्डेट्स और एक होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन नहीं होती, और एक होते हैं कोर्डेट्स जिनकी बैकबोन होती है। मैमल, फिर हम आते हैं मैमल की कैटेगरी में, जिनके पास मिल्क ग्लैंड होती है, हेयर्स होते हैं, हम अपने बच्चों को फीड करवा सकते हैं। फिर हम प्रीमेट्स में आते हैं। प्रीमेट्स वो मैमल्स हैं जिनके पास बोन है, वो अपने फिंगर से ग्रास्प कर सकते हैं। फिर हम होमोनिड्स में आते हैं, जिनके फेसेस फ्लैट है और 3D विजन है उनके पास। फिर उसके बाद हम होमो में आते हैं। होमो जो है वो अपराइट पोस्चर, मतलब हम सीधे खड़े हैं, हमारा ब्रेन अच्छा खासा है। और फिर आते हैं होमो सेपियंस, जो कि हम है ही। ये है हम हाइट फोरहेड एंड थिन स्कल बोन। अब बात करते हैं हम जो बेसिकली साइंटिफिक अरेंजमेंट है इन सब हेराकियल सीरीज की ग्रुप के बेस में, वो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेस पे है। ऐसे ही यहाँ पे प्लांट्स की होगी, फंजाई की होगी, बैक्टीरिया की होगी, सब के ऐसे ही है। जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। जो ग्रीक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल को उनके हैबिटाट के द्वारा, कि वो किस हैबिटाट में रहता है, कौन पानी में रहता है, कौन वाटर में रहता है, कौन एयर में रहता है, कौन एम्फीबियन है, और वैद से ही कि किसका ब्लड रेड है
या नहीं है, कौन ओविपेरस है, कौन विविपेरस है। ओविपेरस वो होते हैं जो एग लेइंग होते हैं और विविपेरस वो होते हैं जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं हम क्या आधार है इस क्लासिफिकेशन का। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, लाइक सेल स्ट्रक्चर कैसा है उनका, प्रोकार्योटिक है या यूकार्योटिक है, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर। यूकार्योटिक सेल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेले मिलता है उनके अंदर, डेवलप करते हैं न्यूक्लियस। प्रोकार्योटिक जो होते हैं वो केमिकल प्रोसेसेस उसमें डिफरेंट होता है। कुल मिला के जो प्रोकार्योटिक होते हैं उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, और जो यूकार्योटिक होते हैं उनके सेल में न्यूक्लियस होता है। तो उस बेस पर भी हमें डिफाइन किया जाता है कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है। अगर न्यूक्लियस है तो हम यूकार्योटिक हैं, और अगर नहीं है तो हम प्रोकार्योटिक हैं। बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर, एक सेल से बने बहुत सारे सेल से बने हैं। तीसरी बात जो आती है वो आती है न्यूट्रिशन के बेस पे। न्यूट्रिशन के बेस पे ऑटोट्रोप्स होते हैं और हिटरोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं अपनी मम्मियों की तरह, और हिटरोट्रोप्स वो होते हैं हमारे जैसे जिनको परोसा हुआ चाहिए कि भाई तुम बनाओगे हम तो खाएंगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है कि प्लांट और एनिमल दोनों की डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होती है, डिफरेंट उनके अंदर सेल होते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी डिफरेंट होती है। प्लांट्स चल नहीं पाते, हम चल पाते हैं। लाइक एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा अपने सूडोपोडिया यूज़ करता है लोकोमोशन के लिए, और ह्यूमन बींग अपने हिंड लिम्स यूज़ करता है मूवमेंट के लिए। अब आपको यहाँ पे एक टर्म दिखी सूडोपोडिया। अब ये सोचेंगे सूडोपोडिया कहाँ से आया, तो सूडो का मतलब होता है फोल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी फोल्स फीट। हमें लग रहा है कि अमीबा के पैर है भाई, लेकिन उनके पैर नहीं होते। वो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना होता है, लाइक ऐसे करके। तो हम ये जो चीज़ें हैं इसको लगता है कि उनके पैर हैं, ये होते हैं उनके फॉल्स फीट, यानी उनके पैर नहीं होते। सो अब बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल सीरीज के बारे में। हर एक जो यूनिट है क्लासिफिकेशन की वो कुछ रैंक भी रिप्रेजेंट करती है, जिसे टेक्सोन कहा जाता है। ये जो टेक्सोनॉमिक हाकरी होती है वो एक सिस्टम है अरेंजमेंट इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जैसे कि अभी हमने ये दिखाया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। किंगडम सबसे बड़ा, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर उनका जीन्स क्या है, फिर उसके बाद स्पीसीज कौन सी है, वो ऐसे करके। तो अब बात करते हैं आगे की कि सबसे पहले कार्ल्स लिनियस ने 1751 में ये बात बताई थी कि भैया टैक्सोनॉमिकल सीरीज भी होनी चाहिए, जिसको नाम दिया गया लीनिया हेरिकली। उन्हीं के नाम पर ये नाम दिया गया। जो ग्रुप्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी को, और जो कैटेगरी होती है वो रैंक रिप्रेजेंट करती है। हर एक रैंक या टैक्सोन रिप्रेजेंट करता है यूनिट, और ये जैसे ग्रुप से बना दिए गए हैं, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उसके अंदर क्या, फिर उसके अंदर क्या है। एक गिफ्ट दे दिया गया, उसमें बॉक्स बॉक्स निकलते रहते हैं, ऐसे ही ये एक हमारे पास चार्ट दे दिया, उसमें से किंगडम सबसे बड़ा है, फिर वो बड़ा है, फिर वो बड़ा है, ऐसे कर करके स्मॉलर यूनिट आ जाती है। उसके बाद अब उनको नोमेनक्लेचर के बारे में कि उसको नाम कैसे किया जाए, उनका नामकरण कैसे हो। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये दिया गया है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी द्वारा, कार्ल लिनस द्वारा, अपनी उनकी ही बुक में सिस्टेमा नेचुरे। ये एक सिस्टम है जिसमें साइंटिफिक नेम दिए गए हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। जैसे मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है। जो ये नेम है हर एक ऑर्गेनिज्म के, ये दो कंपोनेंट से होते हैं, जीनस और स्पीसीज, यानी जेनेरिक और स्पेसिफिक। अब मैंने नाम लिया था मैग्नीफेरा इंडिका, तो जो इसमें मैग्नीफेरा है वो तो हो गया जीनस, और जो इंडिका है वो हो गया स्पीसीज की, वो कौन सी नस्ल के हैं। तो जो नेम दिया गया उन्हें इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया। अब जैसे ही यहाँ पे होमोसैपियन का एग्जाम्पल दिया गया है, तो होमो मतलब होता है जेनेरिक, कि हम किस जनरेशन से है, तो वो तो आ गई हमारी होमो, और सैपियंस हमारा हो गया स्पेसिफिक नेम कि भाई हम सैपियन से हैं। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो गाइड होता है बाय अ सेट ऑफ रूल्स, जो स्टेट किया गया है इंटरनेशनल कोड ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्वारा। कुछ कन्वोकेशंस हैं जो कि हम रिटर्न करते वक्त ध्यान में रखते हैं। लाइक जो जीनस का नेम है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जो स्पीसीज का नेम है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और जब हम प्रिंट करते हैं तो वो जो साइंटिफिक नेम है वो इटैलिक होना चाहिए, इटैलिक में रिटर्न होना चाहिए, और अगर हम हैंड रिटन लिखते हैं तो उसको हमें अंडरलाइन करना होता है सेपरेटली। तो आगे आप ध्यान रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं अब हम। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में पर्पस की थी 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमले। अब क्या है, इनको किस बेसिस पे किया गया, इनके सेल स्ट्रक्चर, इनके कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक है, रिप्रोडक्शन के बेस पर, इन सब के बेस पर 5 किंगडम्स बनाए गए हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किंगडम की, जो है मोनेरा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये मोनेरा का डायग्राम है।
ये एक यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स होते हैं। अब मैंने बात बताया था यूनिसेलुलर मतलब एक सेल, और प्रोकारियोट्स मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस ही ना हो। तो इसके अंदर आपको कहीं न्यूक्लियस दिख रहा है? इसके अंदर कैप्सूल है, सेल वॉल है, मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म सब है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। ये क्या होता है इनमें, जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस नहीं होता, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी apparatus होता है, प्लास्टिड होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, और एज फाउंड इन यूकारियोट, यूकारियोट में भी ऐसा ही होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका, ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और ये हिटोट्रोपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रोपिक में आपने पानी के अंदर काई जमी देखी होगी, तो वो भी एक तरह से यही होती है। ऑटोट्रोपिक होती है, वो अपना खाना खुद बनाती है। कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हिटोट्रोपिक में आता है माइकोप्लाज्मा और कुछ बैक्टीरिया। ये दो टाइप के बैक्टीरिया के बेस पर है, एक है आर्के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। इनकी डेवलपमेंट दो तरह के बैक्टीरिया की उससे जानी जाती है। अब बात करते हैं हम आर्के बैक्टीरिया की। आर्के बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ प्रोकारियोट्स हैं जिन्हें लिविंग फोसिल्स भी कहा जाता है। ये एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श हैबिटाट में भी रह सकते हैं, मतलब जहाँ पे बिल्कुल ही खारा हो, हाई टेम्परेचर हो, एसिडिक हो, उन सारी जगह पे ये आर्के बैक्टीरिया हमें मिलते हैं। ये जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे काओ, बफेलो, इनके गट्स में भी मिलते हैं जो हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में, और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, CH4। इसको भी प्रोड्यूस आर्के बैक्टीरिया ही करते हैं। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया, तो ये है ट्रू बैक्टीरिया, भाई असली वाले बैक्टीरिया हैं हम। तो ये क्या है, इनके जो सेल वॉल होते हैं वो रिजिड होते हैं, ये मोल्टाइल भी होते हैं, इनके पास फ्लैजुलम होती है। फ्लैजुलम हम इसको कहते हैं, जो ये पूंछ सी है इसकी, इसको हम फ्लैजुलम कहते हैं। तो इनके पास ये किससे मूव करती है, फ्लैजुलम से मूव करती है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने, और जिसको नेम दिया गया बैक्टीरिया इन 1928 बाय हैनबर्ग। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। लुइस पाश्चर जो है, उन्होंने फर्मेंटेशन पे काम किया था, और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो प्लीज़ अगर एग्जाम में आते हैं तो आप कंफ्यूज मत होना, ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, जबकि लुइस पाश्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब यू बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, हम पहचानेंगे कैसे भाई, हर किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये सिंपल और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें सेल ऑर्गेनेले होती ही नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, ये इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन इनमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। रिजिड सेल वॉल होती है जो चिटिन की बनी हुई होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। यूजुअली इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये दूसरों पे ही डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, लेकिन कुछ है भले मानुस जिनके पास क्लोरोफिल होता है, लाइक साइनोबैक्टीरिया, तो वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। इन ये अपने आप ऑफस्प्रिंग देते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअली बाइनरी फिजन द्वारा, और कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी को। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑटोट्रोप्स होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, और ये हमें काफ़ी अलग अलग जगह मिलते हैं। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, कॉलोनियल में भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, मैराइन में मिलते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गे भी होते हैं। काफ़ी टाइप्स के होते हैं एल्गे। जो कॉलोनी होती है ब्लू ग्रीन एल्गे की, वो उसके चारों तरफ एक जेलिटिनियस शीट होती है जो उनको पोल्यूटेड वाटर में ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कभी जब वाटर स्टेन हो जाता है तो उसमें एक ब्लू ग्रीन अलगे आ जाती है, जब हम उसका हाथ लगाते हैं तो वो बिल्कुल चिकनी चिकनी होती है, जेली टाइप, तो वो उनको हेल्प करती है। अब क्या है, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं, इसलिए इन्हें हिट्रोसिस्ट भी कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है नोस्टेक। नोस्टोक ये काम करता है। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, वो उनको यूज करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। अब जो मेजॉरिटी ऑफ हिटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं और हेल्पफुल होते हैं हमारी डेली एक्टिविटी में, जैसे कि कर्ड फॉर्मेशन होती है, तो उसमें भी बैक्टीरिया ही होते हैं जो लैक्टोज को खाते हैं और उसको कर्ड में तब्दील करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, प्रोटिस्टा दो टाइप के होते हैं, यूकारियोटिक भी होते हैं और यूनिसेलुलर। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रोटिस्टा के नाम पे यूकारियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं जो कि प्रोटिस्टा की हैं, कुछ इस टाइप के लगते हैं। ये यूनिसेलुलर यूकारियोट होते हैं ग्रुप, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, सैप वैक्यूल्स होते हैं, और ये हेयर लाइक सीलिया होता है या फिर विप लाइक फ्लैजला मूवमेंट के लिए। सीलिया जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ इनके चारों तरफ ऐसे 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 रुए से निकले होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है। और फ्लैजला तो मैंने आपको दिखाया था, जो उनकी पूंछ होती है।
ऐसे 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 करके वो होती है फ्लैजिला। कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा, वो क्या करते हैं, वो अपने स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट को यूज़ करते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों भी हो सकता है भाई, ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और ये दूसरों पे भी डिपेंड हो सकते हैं। अब जो फाइटोप्लैंक्टन होता है, जो हमें हमारे समुद्र के नीचे मिलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो पानी में है, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। वो मतलब मैक्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं। और ये जो है प्रोटिस्टा, ये ओरिजिनेट हुआ मोनिरा से। और बिलीव किया गया कि जो ओरिजिनेट होते हैं उन्हीं से, ये हमने बिलीव किया है कि जो प्रोटिस्टा डेवलप हुए वो मोनेरा से ही हुए हैं, इनके माई बाप मोनेरा ही हैं। इनके पास यूकारियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल के अंदर। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, सेल्यूलोसिक होती है। और इनमें सेल मेम्ब्रेन भी मिलती है। जो न्यूक्लियस डेवलप होता है इनके अंदर, और रिब्सम प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट में होते हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली भी और असेक्सुअली भी। असेक्सुअली करेंगे ये सेल फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन, ये सारे इनके सेक्सुअली उससे होते हैं। और जो इनका लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड भी होता है और डाइप्लॉइड भी होता है। एल्गे, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स, ये इस कैटेगरी में आते हैं। प्रोटोजोन्स जो प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो एनिमल लाइक बिहेवियर भी दिखाते हैं, लाइक एम्बॉइड। ये क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं और ये कैप्चर करते हैं अपने प्रे को सूडोपोडियो द्वारा। फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, मतलब कुछ फ्री लिविंग या पैरासाइटिक होते हैं जो फ्लैजिला पोजेस करते हैं। अब बात करें, इसमें सिलेटेड भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि रुए रुए निकले होते हैं उसके, ऐसे करके ये होते हैं सिलेटेड। और स्पोरोजोन्स, मतलब ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं अपने लाइफ साइकिल में, जैसे प्लाज्मोडियम। अब बात करते हैं हमारे थर्ड किंगडम की, जो है फंजाई। ये यूकारियोटिक नॉन ग्रीन होते हैं और ये हिट्रोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, मतलब ये जो ऑर्गेनिक मैटर सड़ जाता है उनसे अपना खाना बनाते हैं, और इन्हें सेप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फंजाई का काम करते हैं, उनकी तरह जीते हैं। कुछ सेल वॉल्स होती हैं जो टफ कॉम्प्लेक्स की बनी हुई होती है शुगर की। जो इनकी सेल वॉल होती है वो चिटिन की बनी होती है, जो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब कि वो एयर में, वाटर में, सोयल में, प्लांट्स में, एनिमल्स, हर जगह मिलता है। अब जो फंजाई है वो फ्लैमेंटस भी है, जैसे कि मैंने दिखा था, उनकी पूंछ होती है। और उनकी बॉडी जो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हाइफे कहा जाता है। और ये हाइफे मिलकर एक नेटवर्क बनाती है जिसे माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम सेपरेट और ब्रांच्ड होता है। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, मशरूम, पेंसिलियम, एटसेट्रा। रिजर्व्ड फूड इन फंजाई इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल। जो इनका रिजर्व्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन और ऑयल होता है। जो फंजाई होती है वो डिवाइड की जाती है 3 मेन ग्रुप में, असेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। जिसमें कि सेक्सुअल में जो होता है वहाँ पे 2 गैमेट्स मिलके बनते हैं। असेक्सुअल में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। और वेजिटेटिव में फिजन द्वारा होता है। होप यू लाइक द कंटेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।